आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अध्याय 5वां जब जनता बगावत करती है और यह उसका चौथा हिस्सा है और पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण नेताओं की भूमिका, कंपनी का पलटवार, विश्वास जीतने का प्रयास, विद्रोह के बाद के साल, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस विद्रोह में कुछ ऐसे नेता थे जो सामने आए और विद्रोहियों को भरसक मदद करने लगे। उसमें से फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह, इन्होंने भविष्यवाणी यही कर दी कि अंग्रेजों को और अंग्रेजों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि परिस्थिति ऐसी निर्माण हो गई थी कि अंग्रेजों पर विद्रोही सिपाही भारी हो रहे थे और इसीलिए उनकी यह भविष्यवाणी थी कि अभी अंग्रेजों का शासन समाप्त होने वाला है। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया था। बख्त खान बिहार के एक पुराने जमींदार जिसका नाम है कुंवर सिंह, इन्होंने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण नेता भी विद्रोही सिपाहियों को मदद करने लगे थे। तो इनमें जैसे कि हमने इसके पहले भी देखे थे, नाना साहेब पेशवा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, इस तरह के कुछ नेता थे। और इन नेताओं के अलावा ये मौलवी अहमदुल्ला शाह, बख्त खान और कुंवर सिंह जैसे लोग भी विद्रोहियों को मदद कर रहे थे। लेकिन जब विद्रोह चल रहा था और कंपनी को भारी नुकसान हो रहा था, ब्रिटिश सेना हतबल थी, लेकिन अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। इंग्लैंड से उन्होंने फौजी मंगवाए, विद्रोही को सजा देने के लिए उन्होंने नए कानून बनाए और विद्रोही के मुख्य केंद्रों पर उन्होंने हमला बोल दिया। सितंबर 1857 को दिल्ली अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह जो था बहादुर शाह जफर, इस पर मुकदमा चलाया गया। उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने ही गोली मार दी गई। अक्टूबर 1858 में बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को रंगून, जो आज म्यांमार में है, उस जेल में वह भेजा गया है। नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर की जेल में ही मृत्यु हो जाती है। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया गया और बाद में तात्या टोपे को भी फांसी पर लटका दिया गया। इस तरह से कंपनी का पलटवार शुरू हो जाता है और सिपाही के जो नेता है, उन नेताओं को ही एक एक चुन चुन कर उनको सजा दी जाती है। जब विद्रोह समाप्त हो गया, लेकिन यह विद्रोह जल्द समाप्त नहीं हुआ, लेकिन अंग्रेज उसको दबाने में, उसको कुचलने में सफल रहे। और जब वह सफल हो गए तो अंग्रेजों ने लोगों का विश्वास जीतने का हर संभव उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने वफादार जो भूस्वामी है, मतलब उन्होंने सहयोग दिए थे, उनके लिए इन्होंने इनामों का ऐलान कर दिया। उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि उनकी जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे, उनकी जमींदारी कोई नहीं खींचेंगे या छीनेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे भी कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं और उन्होंने किसी भी अंग्रेज को नहीं मारा, उनकी हत्या नहीं की है, तो वे सुरक्षित रहेंगे और जमीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इस तरह से उनको आश्वासन दिया गया। इसके बावजूद बहुत सारे सिपाही थे, विद्रोही थे, नवाब थे, राजाओं पर उन्होंने मुकदमा चलाए और उन्हें फांसी पर लटका दिया। तो इस तरह से अंग्रेजों ने हर तरह का प्रयास किया लोगों को दबाने के लिए। विद्रोह के बाद ब्रिटिश प्रशासन को एहसास हो गया है कि यहाँ प्रशासन करना इतना आसान नहीं है और इसीलिए 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक नया कानून बनाया और इस कानून के तहत भारत का जो प्रशासन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में उन्होंने सौंप दिए।
ये पहली बात है। दूसरी बात है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया और उसे सलाह देने के लिए एक इंडिया काउंसिल का भी गठन किया गया। तो इस तरह से भारत मंत्री यहाँ का प्रशासन देखने वाले थे और वह ब्रिटिश राजा या रानी के प्रतिनिधि के रूप में वो कार्य करेंगे। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ये ओहदा दिया गया, पद दिया गया और उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया। इस तरह से विद्रोह के बाद ये परिवर्तन आ गए। चौथा परिवर्तन है कि भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई है और भविष्य में और उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनके भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा, उनके रियासत नहीं छीनी जाएगी। पांचवा परिवर्तन है कि पहले जैसे डलहौजी ने ऐलान किया था कि जिनको पुत्र नहीं होंगे उनको दत्तक लेने के लिए उनको मना कर दिया गया था, लेकिन यहाँ उनको अभी दत्तक पुत्रों को अपनी सत्ता सौंपने की छूट दे दी गई है। छठवां परिणाम यह हुआ है कि ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया गया कि जिन लोगों को दत्तक पुत्र को अपनी सत्ता सौंपना है, लेकिन उसके पहले उनको ब्रिटेन की रानी को अपनी रानी या अपना अधिपति स्वीकार करने के लिए वो उनको स्वीकार करना पड़ेगा। सातवां है, भारतीय सिपाहियों का अनुपात भी उन्होंने कम किया गया, यूरोपियन सैनिकों की वहां संख्या बढ़ाई गई है। आठवां परिणाम है, अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों की भर्ती करने की बजाय अब वह गोरखा, सिखों, पठानों से ज्यादा भर्ती करने लगे, क्योंकि गोरखा, सिख और पठान इन लोगों ने भारत में जो 1857 का विद्रोह हो गया था, इस विद्रोह में ब्रिटिशों की बाजुली थी, उनको बहुत ही मदद की थी और इसीलिए ब्रिटिश शासन को इन पर विश्वास होने लगा। गोरखा, सिख और पठान। मुसलमानों को जमीन पर मुसलमानों की जो जमीन थी और यह संपत्ति थी वह जब्त की गई थी, क्योंकि उनको संदेह था कि इस विद्रोह के पीछे यही लोग हैं और इसीलिए उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से वो देख रहे थे। 10वां परिणाम यह हुआ है, अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का वो सम्मान करेंगे, क्योंकि इसके पहले उन्होंने सती प्रथा को बंद करने के लिए या विधवा विवाह कानून बनाया था। लोगों को लगता था कि यह उनके धर्म में हस्तक्षेप है। उन्होंने ये भी कानून बनाया गया था कि अगर सैनिक भर्ती हो जाते हैं तो उनको जब भी कभी लड़ाई की नौबत आती है तो उनको समुद्र के पार भी लड़ाई करने के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन लोगों की भावना यह थी कि समुद्र के पार अगर वो जाएंगे तो उनका धर्म या जाति भ्रष्ट होती है। तो इसमें भी उन्होंने छूट दे दी है कि वह किसी भी लोगों के मतलब भारतीय लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का वो सम्मान करेंगे, उनके धार्मिक या रीति रिवाजों में वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। 11वां परिणाम यह हुआ है कि भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए भी उन्होंने नई नीतियां बनाने का ऐलान किया है। तो इस तरह से विद्रोह के पहले जो नीतियां थी, विद्रोह के बाद उन्होंने उसमें परिवर्तन करना शुरू कर दिया। दोस्तों, यहां हम देखते हैं कि जहां जहां विद्रोह हो गया है कि उत्तर भारत में जनरली यह विद्रोह का केंद्र रहा था और यहाँ कुछ विद्रोह के केंद्र बताए गए, जैसे मतलब जो रेड ट्रायंगल में बताया गया है कि विद्रोह के मुख्य केंद्र है और विद्रोह के अन्य केंद्र है वो ब्लैक ट्रायंगल में बताए गए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हम दिल्ली, मेरठ, बरेली, लखनऊ, फैजाबाद, कानपुर, झांसी, ये जो इलाका था यह हॉटस्पॉट था और यहीं से विद्रोह फैल रहा था। लेकिन उसके अलावा और भी है विद्रोह के अन्य केंद्र, जैसे कि मतलब मऊ है, नीमच, नसीराबाद, जैसे या सियालकोट, लाहौर, जालंधर, फिरोजपुर। तो ये अन्य जगह है कि जहां विद्रोह का परिणाम नजर आने लगा था। दोस्तों, अन्यत्र की हम बात करते हैं कि यहाँ एक एडिशनल जानकारी दी गई है, अतिरिक्त जानकारी है। यह जब 1857 का विद्रोह भारत में फैला उसी समय चीन के दक्षिणी भागों में भी एक विशाल जन विद्रोह हो गया था
और यह विद्रोह 1850 में शुरू हुआ था और 1860 के मध्य में जाकर खत्म हुआ था। यहाँ हांग जिकुआंग के नेतृत्व में हजारों मेहनतकश गरीब लोगों ने परम शांति के स्वर्गीय साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी और इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ताइपिंग विद्रोह, और उसका नेतृत्व किया गया था हांग जिकुआंग। हांग जिकुआंग ने धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपना लिया था और वह कन्फ्यूशियसवाद और बौद्ध आदि परंपरागत चीन धर्मों के खिलाफ थे। उन्होंने ताइपिंग के विद्रोही एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहां ईसाई धर्म को माना जाएगा, जहां किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी, जहां सामाजिक वर्ग और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा, जहां अफीम, तंबाकू, शराब के सेवन तथा जुए, वेश्यावृत्ति और गुलामी पर पाबंदी होगी। और चीन में तैनात अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य के बादशाह को काफी मदद की। तो इस तरह से इस विद्रोह को भी इतिहास में दर्ज किया गया है, जो ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस तरह से हम इस अध्याय को जब जनता बगावत करती है समाप्त करते हैं।